आज की वीडियो में बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में और पूर्ण रूप से टॉपिक वाइज हम आपको बताने के लिए कोशिश करेंगे। और मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम बताएंगे भारत पे अरबों के आक्रमण के बारे में और भारत में तुर्कों के आक्रमण के बारे में मुख्य रूप से आज की वीडियो में बात करेंगे। और जितना भी हमने इसमें लिखा हुआ है और ये सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, हम जितने भी आपको बताएंगे आप उसको ज़रूर नोट करिएगा। वो मुख्य रूप से जितने भी क्वेश्चन होंगे एकदम पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बताया जाएगा। तो इसी प्रकार से जय हिंद, मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोग का दिल से स्वागत करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। दिया है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। तो दिया है कि भारत पे अरबों का आक्रमण। कहते हैं भारत पे अरबों का आक्रमण। अरब कौन थे? अरबवासी कौन थे? तो अरबवासी की बात करें तो ये सऊदी अरब से आए हुए मुसलमान थे। तो कहते हैं कि भारत पर मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में, कब 712 ईस्वी में पहला अरब आक्रमण किया था। ठीक है ना। तो यह भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पे सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया था। तो सर्वप्रथम आक्रमण की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था सन 712 ईस्वी में। ये पूछा जाएगा कि ठीक है, तो आक्रमण हुआ था, कारण क्या था आक्रमण करने का? भारत में आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? तो कारण यह था कि अगर कारण की बात करेंगे मुख्य रूप से दो कारण हम दे सकते हैं। जैसे हम दिया गया कि बात की जाए तो 8वीं शताब्दी के उपरांत में इस्लाम धर्म का प्रसार हो रहा था। ठीक है ना। सिंध के पास की, अर्थात सिंध के पास की सीमा क्या थी कि सऊदी अरब या अरबवासी लोग से क्या रहती, टकरा रही थी। ये भी कारण बन सकता है कि भारत में अरबों का आक्रमण, ये भी कारण बन सकता है। और दूसरा कारण था श्रीलंका के एक सिंगल द्वीप से। कहाँ से? श्रीलंका के सिंगल द्वीप के राजा ने दासों और अन्य सामग्री को ईरान के दमिश्क खलीफा को 8 जहाज़ों का उपहार के रूप में भेजा गया था। ठीक है ना। तो क्या हुआ था कि जो एक सिंगल द्वीप है अर्थात जो श्रीलंका पड़ता है, वहाँ से आज 8 बेड़ा जो जहाज़ जो थी वो सऊदी अरब के जो खलीफा थे उनको भेजा गया था। अर्थात बोल सकते हैं ईरान के खलीफा को भेजा गया था। परंतु जो सिंध के पास जो एक सिंध है ना, सिंध पड़ता है आपको, सिंध पड़ता है अर्थात पाकिस्तान में पड़ता है। जो एक सिंध के पास में देवल बंदरगाह पे अर्थात बोल सकते हैं कराची के पास 708 ईस्वी में नाव को लूट लिया गया था। जो बात करेंगे श्रीलंका के जो राजा थे, उन्होंने क्या किया था कि 8 जहाज़ का जो बेड़ा था वो दमिश्क के राजा या था खलीफा को भेजा गया था कि ताकि आपको ये उपहार मिले। तो क्या हुआ था, बीच में ही वो कराची के समीप इसे लूट लिया गया था। ठीक है ना। लूट लिया गया था। तो लूटने के उपरांत में तो जहाँ लूटा गया था जो सिंध जहाँ सिंध या कराची जो वहीं पड़ता है, वहाँ पे जो लूटा गया था तो वहाँ का जो राजा थे, जो वहाँ का जो क्षेत्र था वो राजा दाहिर के क्षेत्र में आता था। किसके क्षेत्र में? राजा दाहिर के क्षेत्र में आता था। तो इस प्रकार से राजा दाहिर को जो ईरान अर्थात ईरान के खलीफा ने राजा दाहिर को वो 8 जहाजी बेड़ा को खोजने की सूचना दी थी। पर राजा दाहिर ने इन 8 जहाज को खोजने से मना कर दिया। तो मना करने के उपरांत में अरबवासी अर्थात ईरान के खलीफा ने क्रोधित हो गया और क्रोधित होने के उपरांत ही अब भारत में आक्रमण करने के लिए प्रेरित हो गए थे। इस प्रकार से भारत में आक्रमण हुआ था। तो वही कारण था कि 712 ईस्वी में भारत पे अरब द्वारा पहला आक्रमण किया गया था। तो पहला आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। तो इसी प्रकार से बात करेंगे। यह आक्रमण राजा दाहिर थे, सिंध के राजा थे, सिंध के राजा के शासनकाल में हुआ था। हमने बताया था उस समय कौन थे? राजा दाहिर थे। कौन थे? राजा दाहिर थे। वो सिंध के राजा थे। इस प्रकार से वहाँ पे आक्रमण हुआ था। और इसी प्रकार से बात करेंगे भारत पे अरबों का आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था, जो अरब वासियों का मुख्य उद्देश्य था लूटपाट करना था। क्या था? लूटपाट
करना था, न कि वहाँ पे सत्ता स्थापित करना था। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत पे अरबों का आक्रमण करने का मेन उद्देश्य क्या था, तो आप बता सकते हैं धन को लूटना। क्या था? धन को लूटना था। तो इस प्रकार से जो जितने भी आक्रमण हुए थे, जो इनकी जानकारी की बात करेंगे, जसनामा जो पुस्तक में इसमें मिलती है, मुख्य रूप से मिलती है। तो ठीक है ना। तो इस प्रकार से बात करेंगे कि जो मोहम्मद बिन कासिम, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको नोट करना होगा। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में जजिया कर लगाया था। सबसे पहले जजिया कर किसने लाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लाया था। इस प्रकार से जो जजिया कर थे, गैर मुसलमानों के लिए जाने वाला प्रथम एक प्रकार का सुरक्षात्मक था। बात करेंगे जो मोहम्मद बिन कासिम ने गैर मुसलमानों पे ये जजिया कर को लगाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर किन किन व्यक्तियों को नहीं देना पड़ता था। तो पहला बात है बच्चे को, बूढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग और औरत को, 5 लोगों को जजिया कर नहीं देना पड़ता था। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप भी इसे नोट करिएगा। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले व्यक्ति का नाम था, अर्थात कौन शासक था? फिरोज शाह तुगलक था। और दूसरा फैक्ट, अकबर ने 1564 ईस्वी में, कब? 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। किसने जजिया कर को समाप्त किया था? तो अकबर ने। किसने? अकबर ने। अब तीसरा फैक्ट है, औरंगजेब ने, कब? औरंगजेब ने 1669, कब? 1679 में, कब? 1679 में पुनः जजिया कर लाया था। पुनः क्वेश्चन पूछा, अभी हाल ही में पेट का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था जजिया कर पुनः किसने लाया था? तो औरंगजेब ने। किसने लाया था? औरंगजेब ने। कब? 1679 ईस्वी में। तो इस प्रकार से लास्ट चौथा फैक्ट है, जजिया कर को आंतरिक रूप से मोहम्मद शाह, जैसे हम बोल सकते हैं रंगीला बादशाह ने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। किसने समाप्त कर दिया था? रंगीला बादशाह, इसे बोल सकते हैं मोहम्मद शाह ने पूर्ण रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया था। पहली फैक्ट याद करिए, मोहम्मद शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया था, और अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, और पुनः औरंगजेब ने जजिया कर को लाया था। और जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त करने वाले व्यक्ति का नाम था मोहम्मद शाह, जिसे हम रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इसे ध्यान सुनिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने कहाँ आक्रमण किया था? तो याद होना चाहिए मुल्तान पे। कहाँ पे हुआ था? मुल्तान पे आक्रमण किया था। ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ आक्रमण किए थे, जिस प्रकार आक्रमण किए थे, जैसे में नेउन का विजय भी हुआ था, सिवान पे आक्रमण किए थे, शीशम के जाटों पर भी विजय प्राप्त किए थे, राजौर और ब्राह्मणाबाद में भी युद्ध करके विजय प्राप्त कर लिए थे, और आलौर का भी विजय प्राप्त कर लिए थे। क्वेश्चन पूछा जाए कि आलौर का जो विजय के उपरांत ही मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर प्रारंभ किया था। इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम ने अपने अरब वासियों को, अरब जो वासियों थे उन पे मुख्य रूप से क्या हुआ था, योगदान दे करके, धन दौलत लूट करके अपने क्षेत्र को विकसित किया था। तो इस प्रकार से अरब लोगों का आगे बढ़ने का मुख्य जरिया मिला था। इस प्रकार से अरब वासियों के बाद तुर्कों का आक्रमण हुआ था। कब? देखिए, भारत पे पहले अरब के द्वारा आक्रमण हुआ था, अब उसके बाद तुर्कों का आक्रमण होगा। तो हम बात करेंगे अब तुर्कों का आक्रमण के बारे में। तो इस प्रकार से अगला देख लेते हैं कि अल्पतगीन नामक व्यक्ति ने एक गजनी वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? गजनी वंश की स्थापना अल्पतगीन नामक व्यक्ति ने की थी, और इन्हीं के दामाद था जिनका नाम था सुबुतगीन था। क्या नाम था? सुबुतगीन था, जिन्होंने प्रथम तुर्क थे जिन्होंने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था। ठीक है ना। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर्वप्रथम
सर्वप्रथम तुर्कों द्वारा आक्रमण करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो सुबुतगिन था। लेकिन गजनी वंश के संस्थापक अल्पतगिन थे। कौन थे? अल्पतगिन थे। गजनी वंश के संस्थापक के उपरांत ही सुबुतगिन ने ही भारत में आक्रमण किया था। किसके प्रति? हिंदू शाही शासक जयपाल के प्रति, और जयपाल के प्रतिद्वंदी या बोल सकते हैं उनके विपक्ष में लड़े थे और जिन्हें जयपाल को पराजित कर दिए थे। इस प्रकार से सुबुतगिन के पुत्र जिनका नाम था मोहम्मद गजनवी। क्या नाम था? महमूद गजनवी था, जिन्होंने भारत में 17 बार आक्रमण किए थे। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किए थे, जो 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच में आक्रमण किया था। ठीक है ना। देखिए, सुबुतगिन का पुत्र था जिनका नाम था महमूद गजनवी था। क्या था? महमूद गजनवी था, जिन्होंने भारत में 17 बार आक्रमण किए थे 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच में। अब यहाँ ध्यान सुनिएगा कि सबसे पहले भारत में तुर्कों द्वारा किसने आक्रमण किया था? उनका नाम था सुबुतगिन था। क्या नाम? सुबुतगिन था। इनके बेटे का नाम था महमूद गजनवी, जो महमूद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार? 17 बार, 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच में। तो जो 17 आक्रमण में से 16वां आक्रमण सबसे इम्पोर्टेंट था। जो 16वां जो आक्रमण था सबसे इम्पोर्टेंट था, जो 1025 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था। जो सोमनाथ मंदिर पर यह आक्रमण लड़ा गया था। जो सोमनाथ मंदिर कहाँ है? यह गुजरात में पड़ता है। इसी आक्रमण पर बात करेंगे। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में यह आक्रमण किया गया था। यह आक्रमण गजनवी के सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। क्या था? महत्वपूर्ण आक्रमण था। इसी सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करके बहुत सारे अपार धन दौलत लूट करके ये अपने देश वापस लौट गए थे। ठीक है ना। तो कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी ने जितने भी आक्रमण किए थे उनसे 30-40 जितने भी गुना बात करेंगे यहाँ से धन दौलत प्राप्त किए थे। ठीक है ना। यहाँ सोमनाथ मंदिर से बहुत सारे धन दौलत प्राप्त किए थे। इस प्रकार से सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करते समय या करने के उपरांत में भीमदेव प्रथम ने इस आक्रमण का विरोध किया था। क्या किया था? इस आक्रमण का मुख्य रूप से विरोध किया था। तो इस प्रकार से बात करेंगे तो तुर्कों के आक्रमण के उपरांत में गजनी वंश में 3 महत्वपूर्ण इतिहासकार थे, जिनका नाम था फिरदौसी, अल-बिरूनी और उत्बी था। क्या नाम था? उनका नाम था उत्बी था। ये आपको याद होना चाहिए। मोहम्मद गजनवी के काल में 3 इतिहासकार थे, जिनका नाम था फिरदौसी, अल-बिरूनी और उत्बी था। अब बात करेंगे उत्बी ने एक किताब लिखी जिनका नाम था किताब उल यामनी। क्या नाम था? किताब उल यामनी की रचना की थी। इसी प्रकार से फिरदौसी ने शाहनामा लिखे थे। क्या लिखी थी? शाहनामा लिखी थी। इसी प्रकार से अल-बिरूनी ने एक किताब लिखी जिनका नाम था किताबुल हिंद। क्या नाम था? किताबुल हिंद नाम था। तीनों लोगों का किताब हमने बताया है, ये आपको नोट कर लीजिएगा और नोट करके इसे भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। और मोहम्मद गजनवी को मूर्ति भंजक की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा? मूर्ति भंजक की संज्ञा। क्योंकि मोहम्मद गजनवी ने सिर्फ मंदिरों पर आक्रमण करके वहाँ के मंदिरों को नष्ट करता था, इसलिए इसे मूर्ति भंजक की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार से हमने भारत पे तुर्कों के आक्रमण के उपरांत महमूद गजनवी के बारे में हमने पूर्ण रूप से बताया है। आप इसे ज़रूर नोट करिएगा, पढ़िएगा भी, और यहाँ से क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। तो अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। किसके बारे में? मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी का आक्रमण की बात करेंगे। मोहम्मद गौरी ने ही मुस्लिम धर्म अर्थात बात करेंगे मुसलमानों की पूर्ण रूप से सत्ता मोहम्मद गौरी ने ही भारत में स्थापित कर दी थी। ठीक है ना। वास्तविक मुसलमानों का जो वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो मोहम्मद गौरी के द्वारा ही भारत में की गई थी। तो इसी प्रकार से बात करेंगे तो मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में प्रथम आक्रमण मुल्तान में की थी।
मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम प्रथम आक्रमण कहाँ की थी? तो मुल्तान में 1175 ईस्वी में की थी। और भारत पे तुर्क राज्य की पूर्ण रूप से सत्ता स्थापित कर दी। पूर्ण रूप से सत्ता या पूर्ण रूप से सत्ता किसने स्थापित की थी? मोहम्मद गौरी ने। और तुर्कों का प्रथम आक्रमण किसने किया था? सुबुतगीर ने। और तुर्कों द्वारा गजनी वंश की स्थापना किसने की थी? अलबरूनी ने की थी। सत्रहबेट किसने आक्रमण किया था? सत्रहबेट आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी ने। मुख्य रूप से कौन युद्ध माना जाता है? 16वां आक्रमण कौन था? 16वां जो आक्रमण था 1025 ईस्वी में माना जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मोहम्मद गजनवी शासनकाल में 3 इतिहासकार थे। तीनों इतिहास का नाम था उत्बी, फिरदौसी और अलबरूनी था। क्वेश्चन पूछा जाता है, छूट गया क्वेश्चन कि पूछा जाता है कि मोहम्मद गजनवी के समय भारत पे कौन इतिहासकार साथ आया था? तो ये आपको याद होना चाहिए, जिनका नाम था अलबरूनी। क्या नाम था? अलबरूनी आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी 1191 ईस्वी में तराई के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो जाते हैं। ठीक है ना। देखिए, मोहम्मद गौरी ने तराई के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से क्या जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से साल भर फिर मोहम्मद गौरी फिर इंतजार करते हैं। और साल भर अर्थात 12 महीने लगभग में, मान लीजिए 11 कुछ महीने थे, लेकिन 11 महीना लगभग उन्होंने जंगल में खूब अपना क्या किया था कि हारने को उपरांत उन्होंने फिर अपनी युद्ध शैली को आगे बढ़ाया और संघर्ष किया। और 1192 ईस्वी में तराई के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देते हैं। ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देते हैं। पृथ्वीराज चौहान की आपने वीडियो भी बना होगा, जो हाल ही में भी मूवी आई है, जिनका जो अक्षय कुमार ने पृथ्वीराज चौहान की मुख्य रूप से भूमिका निभाई है। आप उस पिक्चर को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, तो बात करेंगे मोहम्मद गौरी 1191 ईस्वी में तराई के प्रथम युद्ध हुआ, जिनके बीच में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। जो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिए थे तराई के प्रथम युद्ध में। और तराई का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से पराजित हो जाते हैं। प्रथम में पृथ्वीराज चौहान विजय हो जाते हैं और द्वितीय में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं। यही दोनों लोग के बीच में युद्ध होता है और इसी दोनों के बीच में पहले में पृथ्वीराज चौहान विजय हो जाते हैं और द्वितीय में क्या होते हैं? पराजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बात करेंगे 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में। अब बात करें 1194 ईस्वी में एक और युद्ध होता है, जिनका नाम होता है चंदावर का युद्ध होता है। क्या होता है? चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर के युद्ध की बात करेंगे। जयचंद्र क्या होता है? जिन्होंने जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। चंदावर का जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में होता है। जो जयचंद्र क्या होते हैं? पराजित हो जाते हैं और मोहम्मद गौरी क्या हो जाते हैं? विजय हो जाते हैं। तो इस प्रकार से गौरी सभी युद्धों को जीत करके मोहम्मद गौरी ने एक सिक्का जारी करते हैं। क्या करते हैं? सिक्का जारी करते हैं। एक सिक्के के पहलू की ओर लक्ष्मी की आकृति, लक्ष्मी जो हम लोग की भगवान है उनकी आकृति दर्शाती हैं। और दूसरी ओर की बात करें, कलमा खुदवाते हैं। क्या करते हैं? कलमा खुदवाते हैं। तो इन्होंने एक मुख्य रूप से कार्य किया था। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि किस शासक ने सिक्कों पर कलमा खुदवाया था और एक पहलू को और लक्ष्मी की आकृति को दर्शाया था? तो इस प्रकार से बात करेंगे तो मोहम्मद गौरी हो जाते हैं। तो जितने भी हमने क्वेश्चन बताए हैं और इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हमने मुख्य रूप से विस्तार रूप से आपको पूर्ण रूप से बताने की कोशिश की है। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और उसे लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर कहीं आपको कोई मिस्टेक हुआ होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर यहाँ पे मिस्टेक है। हम उसे अगले वाले वीडियो में सुधार करके आपको
प्रोवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।